हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रू स्पिरिट मूवी की, जो काफी ज्यादा मजेदार मूवी है। तो शुरू करते हैं। जेसिका ऑस्ट्रेलिया में सनशाइन तट पर पली बड़ी। परिवार समुद्र के बगल में रहता था। वह व्यावहारिक रूप से अपनी पारिवारिक नाव पर रहती थी। उसने किशोरावस्था में ही नौकायन शुरू कर दिया था। वह समुद्र के आकर्षण से मोहित हो गई थी। उन्होंने 4 साल तक समुद्र का अध्ययन किया और नौकायन नौकाओं के बारे में सब कुछ सीखा। दुनिया भर में नौकायन के अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने 3 अंशकालिक नौकरियां की और पैसे बचाए। 2009 में 16 वर्षीय जेसिका वॉटसन टीगनक्रॉफ्ट का सपना था कि वह बिना रुके और बिना किसी सहायता के दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बने, जिसका अर्थ है कि उसे अकेले ही यात्रा करनी होगी और रास्ते में किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाना होगा। यात्रा में 200 दिन लगने का अनुमान है और उसे भूमध्य रेखा और देशांतर के सभी मेरिडियन को पार करना होगा। उनकी टीम में उनके माता पिता जूली अन्ना पक्विन, रोजर जोश लॉसन, 3 भाई बहन टॉम स्टेसी क्लॉसन, एमिली ब्रिजेट वेब और हन्ना विवियन टनर और उनके कोच बेन ब्रायंट क्लिफ कर्टिस शामिल हैं। एक बदनाम पूर्व प्रतिस्पर्धी नाविक। जब अपनी नाव पिंक लेडी पर जेसिका सैटेलाइट फोन के माध्यम से टीम के साथ संचार करती है। बेन ने दुनिया भर में अकेले यात्रा की है। 3 बार जेसिका ने घाट पर बेन से मुलाकात की जब वह अभी भी एक बच्ची थी और उससे उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहा। वह कहती है कि वह एक साहसी और खोजकर्ता है। परीक्षण के दौरान जेसिका की नाव को एक मालवाहक ने टक्कर मार दी जो अपने रास्ते से भटक गया था। उसने आने वाले जहाज को नोटिस नहीं किया क्योंकि वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना अलर्ट सिस्टम चालू करना भूल गई थी। बेन ने परिवार से कोस्ट गार्ड को न बुलाने के लिए कहा क्योंकि मीडिया उसके असफल होने का इंतजार कर रहा है और उसे सिडनी में गोदी में लंगड़ाते हुए वापस देखना चाहता है। वह सिडनी से केवल 20 मील दूर थी। ये दुर्घटना मीडिया के बीच संदेह पैदा करती है कि क्या जेसिका अपने लक्ष्य को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकती है। यह उसके एकमात्र परीक्षण में से एक रात थी। उसके माता पिता भी चिंतित हैं, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना जारी रखते हैं। वह एक लक्ष्य है। अगर वह सफल हो जाती है तो वह एक हीरो है। यदि वह आगे बढ़ती है तो त्रासदी बिकती है। जेस आश्वस्त है। वह 10,000 मील तक यात्रा कर चुकी है और वह योग्य है। वह तैयार है। जेसिका अपना अलार्म सिस्टम चालू करना भूल गई थी, इसलिए मीडिया उसके माता पिता से अत्यधिक गैर जिम्मेदार होने के लिए सवाल करती है। लेकिन वे चाहते हैं कि वह अपने सपनों को पूरा करे। मीडिया ये भी सवाल करता है कि क्या बेन सही कोच है, क्योंकि मिलेनियम कप के दौरान उसने अपने क्रू सदस्यों में से एक को खो दिया था। रोजा अपनी नाव की क्षति की मरम्मत के लिए नए उपकरण खरीदना चाहती है, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। दक्षिणी महासागरों के बर्फ से भर जाने से पहले बेन जहां तक संभव हो चीजों को ठीक करना चाहता है और उसे 2 सप्ताह में अपने रास्ते पर ले जाना चाहता है। प्रायोजक जेसिका की कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं और इस वर्ष नौकायन की समय सीमा पूरा करने की उसकी उम्मीदें तेजी से धूमिल हो रही हैं। बेन अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करता है जो स्वेच्छा से काम करने में प्रसन्न होते हैं और उनसे जेसिका की नाव को ठीक करने का काम करवाते हैं। जलयात्रा के रूप में गिनने के लिए जेसिका किसी भी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकती है। उसे देशांतर की सभी रेखाओं को पार करना होगा और सभी 4 केप हॉर्न, केप अगुलहास, केप लियोविन और केप ऑफ एसी तस्मानिया का चक्कर लगाना होगा। जेसिका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से अपनी यात्रा पर निकलती है 18 अक्टूबर 2009 को और चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। वह रोजाना फोन करती है और बेन और रोजर को अपने निर्देशांक प्रदान करती है, जो मानचित्र पर उसकी प्रगति को ट्रैक करते हैं। 12वें दिन वह पहले से ही है प्रशांत महासागर में फिजी के करीब। 33वें दिन वह घर से 4,356 मील दूर भूमध्य रेखा को पार करती है, जब तक कि उसे अपने पहले बड़े तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। इसे बाहर निकालने का निर्णय लेते हुए जेसिका ने अपना पाल नीचे किया, अपना ड्रग लॉन्च किया जो एक नर्म लंगर की तरह है और अपने केबिन में वापस चली गई। लहरें इतनी तेज हैं कि वह बेहोश हो जाती है और अगली सुबह तक नहीं उठती। उसके माता पिता को डर है कि उसे चोट लग गई है, लेकिन जेसिका ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ठीक है और अपनी यात्रा जारी रखती है। दिन 50 और वह दक्षिण अमेरिकी तट के करीब है। वह एक वीडियो ब्लॉग चलाती है और हन्ना प्रेस के साथ पता साझा करती है। जल्द ही वीडियो ब्लॉग वायरल हो गया। 72वें दिन वह घर से 9,504 मील दूर प्रशांत महासागर में है। केप हॉर्न हमेशा कठिन होता है। ये वह जगह है जहां प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से मिलता है और हवाएं और धाराएं एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं।
जेसिका 82वें दिन घर से 10,824 मील दूर केप हॉर्न पहुंचती है। घर से 12,884 मील दूर दिन 113 के आसपास कोई हवा नहीं होती है और जेसिका की नाव एक सप्ताह तक स्थिर रहती है। इस दौरान वह डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझती है। उसकी बेन के साथ गर्मागर्म बहस होती है और वह उसे बेरहमी से याद दिलाती है कि न्यूजीलैंड मिलेनियम कप में प्रतिस्पर्धा करते समय उसके चालक दल के एक सदस्य की उसके आदेश के तहत मृत्यु हो गई थी। जवाब में उसने गुस्से में प्रोजेक्ट छोड़ दिया। जेसिका की मां अपनी निराश बेटी को आकाश के सबसे चमकीले तारे को देखते हुए डेविड बॉवी का स्ट्रैटन गाकर अपना उत्साह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक सप्ताह से अधिक समय के बाद हवा लौटती है और जेसिका अपनी यात्रा जारी रखती है। वह अंततः ऑस्ट्रेलिया के निकट पहुंच जाती है और सिडनी से लगभग 1000 मील दूर है। इससे पहले कि वह घर पहुंच पाती, उसका सामना 3 तूफानों से होता है जो एक हो जाते हैं। उसकी मां उसे बंदरगाह की ओर जाने और जलयात्रा का प्रयास छोड़ने के लिए कहती है। हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 फुट की लहरें हैं। बेन लौटता है और उसे मार्ग बदलने की सलाह देता है, जिससे वह चौथा केप चूक जाएगी, प्रभावी रूप से अपनी आधिकारिक जलयात्रा को छोड़ देगी। जेसिका ने हार मानने से इनकार कर दिया और इससे बाहर निकलने का फैसला किया। इस बीच वह जानती है कि नाव में रिसाव हो रहा है और यह एक राक्षसी तूफान का दबाव नहीं झेल पाएगी। उसकी योजना ड्रग का उपयोग करने की नहीं है, बल्कि इसके पतवार पर दबाव को कम करने के लिए अपनी नाव को तूफानों के साथ ले जाने की है। वह 60 फुट ऊंची लहरों का सामना कर रही है और वह उन पर सवारी करने की योजना बना रही है। दिन 198 जेसिका ने तूफान का सामना किया। तूफान पिछले तूफान से कहीं अधिक प्रचंड साबित हुआ है। पिंक लेडी पलट जाती है और पानी के अंदर 15 फीट 4.5 मीटर नीचे गिर जाती है। इससे नाव का आपातकालीन लोकेटर बीकन बंद हो जाता है और टीम को डर है कि जेसिका डूब गई होगी। हालांकि पिंक लेडी फिर से सामने आती है और खुद पर अधिकार जताती है। जेसिका ने अपने परिवार को सूचित किया कि वह और नाव सुरक्षित है। अपने जाने के 210 दिन बाद वह सिडनी हार्बर लौट आई। उनकी टीम और दर्शकों की भीड़ सिडनी हार्बर पर 80,000 लोग 15 मई 2010 को उनके घर का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद हैं। उपसंहार से पता चलता है कि जेसिका को 2011 यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। उन्होंने डिस्लेक्सिया से पीड़ित होने के बावजूद 2 किताबें लिखी हैं और अभी भी एक उत्साही नाविक हैं। यहाँ हमारी मूवी समाप्त हुई। कमेंट करके बताएं आपको मूवी कैसी लगी। ऐसे ही और भी मूवीज की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।